नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 7। आशा करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी तो उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए ही चुना है। वह बोझ सर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनित छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साथ साथ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों में की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन था, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी वह हीन अवस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य नहीं था। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई, आती हुई लक्ष्मी तो नहीं ठुकराई जाती ना। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सलह स्नेह से देखा और कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा,
ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ में कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में ना थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भों सिकोड़ने का आशय वह ना समझ सकी। बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार कर तो नहीं भगा सकती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि मैं लड़कों से जलती हूं। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जबकि उन्होंने मनसाराम या और किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सर उठाने की फुर्सत ही नहीं थी। उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए 40 साल से ऊपर हो गए थे। तब से उनकी आंखों में उन किताबों की तरफ उन्होंने आंखें नहीं उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे। इसका समय ही न मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में वह मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ मेहनती भी। खेल में बी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से ना बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देख अब उन्हें संतोष ना हो सकता था कि वह क्या करता। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें। मुझे खुद इस तरह घूमना फिरना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर से बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपको ये शिकायत की है, जरा मैं भी सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा तो मुंह ना दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने की, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात का विश्वास ना करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ।
मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि यह लोंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिसमें वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए ही जगह नहीं है? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और बहुत से बाहर से किराए के मकानों में पड़े हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित ना समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसा, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनसा, कहा क्यों नहीं, मगर वह माने ही नहीं। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी, और क्या? मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कभी नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठकर देती हैं। रुक्मणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, या उन्हीं की लगाई हुई आग है? देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से ना जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक ना देती थी। वह चाहती थी कि वह मुझे सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, वह कामों की देख रेख करती रहें, पर रुक्मणी उससे तनी सी रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेली ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़कों से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम नलिहाल चला जाता था तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहाँ किसे किसकी फिक्र है, और उसने खाया या नहीं, कपड़े उतारे, सोया न या नहीं। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ा करती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर देगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो गया था। अब यह नियमित रूप से पढ़ रही है। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझे तुमने कभी नहीं बताया। निर्मला ने उनका यह रूप देखकर केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया
कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई ना रहती थी, बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। जहां जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए, बोले, यह तो मैं जानता हूं कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम ना करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा। कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। वह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपने प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी दिखा देते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए भी कहती हूँ कि दीदी समझेगी इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई, धमकाकर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडों की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, या उल्टा रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा नंबर इसी ने लाए हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम ना हुई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेंगे। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किलों बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कोई 1000 सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा कर बग्घी में बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली ना थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी, मुसफ़िल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबका रहता जो लोभवश असंभव को संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाते हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उसका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह ना थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिला। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया जाए। यह दोनों ही बातें आसान ना थी। मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते ना देखा। यहाँ तक कि वह खेलने भी ना जाता था।
स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर ना निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त हो जाने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था। रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बड़ी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बहुत अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह दूसरों की देखभाल क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे गले चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाकर कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं मैंने खाने को रख दिया है, कोई ना खाए तो मैं क्या करूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ करती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए हैं। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा लेता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता रहा तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपयों का हिसाब तक करना नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे बन सकती है? बनी तो थी, साल भर तक मालकिन 1 पाई की भी बचत न हो पाई। इस आमदनी में रूप कला 2-250 बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े बालकों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इस उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2 बार मित्रों से जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कहीं कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकालने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह भी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है?
इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते? ईश्वर ऐसे बालों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मात्र वियोग का दुख भोगना बदा हो? आज मुझ सा अभागा संसार में कोई नहीं, किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही है। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों का हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, नहीं रोता। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लिखकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम में पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और शोभ से विकल होकर उसने अपने पिता को निष्ठुर और ना जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला ना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की ऐसी तरसंगति हृदय में उठी कि वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण भर आंखों से ओझल देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय को शत्रु समझने लगा। उसको निर्वासन देने को तैयार हो गया। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने यह युक्ति का आरंभ कर दिया, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता था। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है निर्मला उपन्यास का भाग 7। दोस्तों, कितना अजीब है ना तोताराम का स्वभाव। एक तरफ वो निर्मला को भी गलत समझ रहा है और दूसरी ओर वो अपने बेटे के साथ भी एकदम गलत व्यवहार कर रहा है, और आखिर में उसने अपने बेटे के दिल में भी निर्मला के लिए गलत बातें डाल दी। हालांकि मनसाराम तो बहुत ही अच्छा बालक है और इस तोताराम की वजह से ही शायद आगे जाकर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। तो ये जो नॉवल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
और आगे आने वाले जो इसके एपिसोड्स हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे इस उपन्यास के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।